नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले धन्यवाद फिनोमैटिक के परिवार वालों। आपने मुझे मुझे मौका दिया, टाटा मैनेजमेंट को मौका दिया। और इस दौरान अभी जो मैं आपसे 45 मिनट्स बात करूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर्स लूंगा। जो भी डिस्कशन होगा हम वो बात करेंगे। सो सेशन मैंने सोचा कि शुरुआत करें, टाटा की तरफ से शुरुआत है तो क्यों ना हम एसआईपी पे ही बात करें, बिकॉज इसी पे हमें ज्यादा काम करना होता है और हमारा मोस्ट ऑफ आवर एंगेजमेंट्स आर अराउंड एसआईपीज ओनली। नाउ, सिपोलॉजी नाम क्यों रखा है? इसलिए रखा है कि हम एसआईपी के सारे एस्पेक्ट्स की बात करेंगे आज की तारीख में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। और एसआईपी को जब हम when किसी से भी बात करते हैं तो एसआईपी होती क्या है, ये आज सबको पता है। अगर आप इतने सालों से देखो तो हमने जब 15-20 साल पहले ये काम शुरू किया था तो हमें लोगों को बताना पड़ता था कि म्यूचुअल फंड क्या है। फ्रॉम देयर हम आ गए हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, राइट। तो इतनी बड़ी जर्नी है, लेकिन म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट हर किसी को पता है। बट आज की तारीख में म्यूचुअल फंड से बड़ा ब्रांड हो गया ऐसे ही। you'll find lot of people saying कि I don't know about mutual funds but मेरा एसआईपी चलता है। आप किसी से भी बात करो तो लोग कहते हैं कि एसआईपी के बारे में लगभग सबको मालूम है। और इनफैक्ट बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, ये भी बात करते हैं एसआईपी की। तो एसआईपी अब बहुत ही कॉमन चीज हो गया है। तो फिर क्या जरूरत है, क्यों ये जरूरत आन पड़ी कि हम एसआईपी के बारे में एक सेशन करें, बात करें, डिस्कशन करें, चर्चा करें? तो इसका बहुत ही सिंपल रीजन है दोस्तों। एसआईपी ऐसी चीज है कि हर कोई कहता अच्छा है। आप देखो, जिससे भी पूछो, आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हो ये अच्छी चीज है। प्रोडक्ट तो है नहीं, इट्स अ कंसेप्ट, राइट। अच्छा है। और क्लाइंट जिससे बात करो सब कहता है अच्छा है। अगर दोनों कहते हैं अच्छा है तो फिर एसआईपी को 10-15 साल चलना चाहिए, एवरेज एसआईपी। विडंबना यह है कि इन इंडिया एवरेज एसआईपी लास्ट फॉर जस्ट 2.5 years और 3 years मैक्सिमम। तो ऐसा क्या है? अगर ये अच्छी चीज है तो इतना कम दिन में खत्म नहीं होना चाहिए। और इनफैक्ट यंगस्टर्स, अगर मैं एज वाइज देखूं तो जो 20-25 साल के लोग हैं उनकी एसआईपी तो 2-4 महीने में खत्म हो जाती, बंद हो जाती। तो इसका मतलब है कहीं फंडामेंटल प्रॉब्लम है। या तो इसे समझाया गलत तरीके से जा रहा है इन्वेस्टर्स को, या इन्वेस्टर्स गलत समझ के इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोनों जगह कहीं गलती है। हम आज कोशिश करेंगे इन दोनों गलतियों को एड्रेस करने की। इन दोनों में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, हम उसको एड्रेस करेंगे। दो चीजें हम बात करेंगे। मैनेज योर एसआईपी, आप एसआईपी कैसे मैनेज करना है आपको, और मिस्टेक्स क्या होती हैं एसआईपी क्रिएशन में, एसआईपी के थ्रू वेल्थ क्रिएशन में, उसकी बात करते हैं। तो आमतौर पे अगर आप देखा जाए तो हर कोई, आप जिन जिन क्लाइंट के साथ भी आप बैठते हैं, एवरीबडी हैज दीज गोल्स इन देयर लाइफ। स्पिरिचुअल, करियर, सोशल, फिजिकल, इमोशनल। हम जब किसी से बात करते हैं, हम जो हम उनके फाइनेंशियल गोल की जरूरत पूरा करते हैं। बाकी गोल्स, हम वही गोल्स को टच करते हैं जो पैसों से पूरे हो सकते हैं। तो वेल्थ क्रिएशन के बिजनेस में हम एक्सपर्ट हैं वेल्थ क्रिएशन के। अब वेल्थ क्रिएशन के लिए एज अ इन्वेस्टर अगर आप देखोगे तो आपके पास जहन में क्या आता है? प्रोडक्ट, लाइफ इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड्स है, एफडी है, वगैरह वगैरह, अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं। और ये विडंबना है हिंदुस्तान में, नॉट ओनली इंडिया, दुनिया भर में, कि व्हेन वी थिंक अबाउट समथिंग वी थिंक फ्रॉम द प्रोडक्ट सेंट्रिक। अब फॉर एग्जांपल, अगर मैं बाजार में आलू खरीदने निकला, तो क्या फर्क पड़ता है कौन सी दुकान में कैसे आलू? आलू हेल्दी होना चाहिए, दुकान से मुझे कोई मतलब नहीं है। अच्छा आलू, साफ सुथरा आलू, और सस्ता आलू। जब हम प्रोडक्ट सेंट्रिक होते हैं तो हमारा फोकस होता है कि हम जो सही दाम में चीजें मिल रहा है वहां से ले लें, किसी भी शॉप से मिल जाए चलेगा। हमारी लॉयल्टी नहीं होती किसी शॉप को, बिकॉज शॉप क्या वैल्यू ऐड करेगा, राइट। हम प्रोडक्ट सेंट्रिक होते हैं। एसआईपी के केस में भी यही देखा गया है कि जब हम किसी को एसआईपी देते हैं तो लोग क्या सोचते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता है कि ये एसआईपी उनकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहा है। या आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर अगर उनको, मान लो हितेश जी उनको एसआईपी समझा रहे हैं, विवेक जी एसआईपी समझा रहे हैं, तो इससे उनकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड हो रहा है, इस पे क्लाइंट का ध्यान नहीं जाता है। या हम कहीं ना कहीं फेल होते हैं उनका
उनके ध्यान उस ओर आकर्षित करने में कि एसआईपी जो कंसेप्ट है, इट इज मोर देन अ प्रोडक्ट। इट इज लाइक मेरा मेरा दुकान है, मेरी सब्जी की दुकान है, और मैं आपको आलू नहीं बेच रहा हूँ, मैं आपको बेच रहा हूँ ये जो आलू मेरे दुकान में रखा है, ये जिस एनवायरनमेंट में रखा है, जिस सफाई से रखा गया है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ना कि प्राइस। प्राइस आपको कम ज्यादा मिल जाएगा, बट जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो सर्विस दे रहा हूँ, ये जो आपको होम डिलीवरी दे रहा हूँ और ऑर्गेनिक दे रहा हूँ, वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं, ये प्रोडक्ट से हटा के क्लाइंट का व्यू वैल्यू की तरफ ले आओगे कि एसआईपी उनकी लाइफ में वैल्यू क्या ऐड करती है, तब जाके एसआईपी लंबे समय तक रहेगा। कहीं ना कहीं मैंने देखा है आमतौर पे लोग इसमें फेल हो जाते हैं। दे पोजिशन एसआईपी जस्ट लाइक अ प्रोडक्ट, और आप अगर तो प्रोडक्ट की तरह अगर आप एसआईपी करोगे तो दोस्तों बिलीव मी, आप किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट बेचिए, नेक्स्ट ईयर कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा जिसका रिटर्न इससे बेहतर होगा। और क्लाइंट आपकी अगर नजर उस पे है तो वो क्या देखेगा, जस्ट आलू प्याज की तरह देखेगा कि इस दुकान से मैंने लिया है, उस दुकान में सस्ता मिल रहा है, वो लॉयल्टी शिफ्ट कर देगा, वो आपकी बजाय कहीं और चला जाएगा। इट कैन बी थ्रू अदर एडवाइजर या इट कैन बी थ्रू डायरेक्टली, और यही प्रॉब्लम होता है। तो मैं इस पे वक्त इतना बिता रहा हूं, इसलिए बिता रहा हूं कि एस आई पी शुड बी सोल्ड लाइक अ वैल्यू। तो प्रोडक्ट प्लस समथिंग, उसमें आप कुछ ऐड करना पड़ेगा आपको, जिससे कि आप उसकी वैल्यू क्रिएट करते हो। तो अगर आप लोग चैट सुन रहे हो तो चैट पे मुझे कोई लिख सकता है कि हम प्रोडक्ट में वैल्यू कैसे ऐड करते हैं, वैल्यू कैसे क्रिएट करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे क्रिएट की जाती है। कोई एक आध आंसर चैट पे लिखिए कोई दोस्तों, एनीवन, कि अगर मुझे किसी कोई प्रोडक्ट बेचना है तो उसकी अगर वैल्यू क्रिएट करनी है तो कैसे करेंगे। ओके, टारगेट। ओके दादा, टारगेट माने की रिटर्न, रिटर्न ना, ओलंपिक आई जी, आप मुझे बताइए, रिटर्न बेंचमार्क, ये आपके कंट्रोल में है क्या? क्रिएट नीड, गोल, या दिस इज राइट आंसर, राइट। परसीव बेनिफिट इज मोर, एग्जैक्टली परसीव बेनिफिट। तो पहला फोकस आपको यही करना है कि जो आपसे एसआईपी समझ रहा है उसका पूरा फोकस प्रोडक्ट सेंट्रिक से हटा के वैल्यू पे लेके जाना है। और बिलीव मी दोस्तों, सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट होता है अगर आप प्रोडक्ट में इमोशन ऐड करेंगे। द मोमेंट यू ऐड इमोशन टू द प्रोडक्ट, इट क्रिएट्स वैल्यू। और इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, आज की तारीख में आपको ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे जो यूरेका फोर्ब्स की तरह जो होम अप्लायंसेस बनाते हैं, बट सेल्स नंबर जो यूरेका फोर्ब्स का है उसको कोई मैच नहीं कर सकता है। क्योंकि यूरेका फोर्ब्स की तरह प्रोडक्ट बनाना तो आसान है, बट यूरेका फोर्ब्स की तरह बेचना बड़ा मुश्किल है। एंड दे आर कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट सेल्स फोर्स इन द कंट्री, क्योंकि दे नेवर सेल द प्रोडक्ट, दे सेल द वैल्यू। वो बताते हैं कि उनका प्रोडक्ट कैसे आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, कैसे आपको हेल्दी रख सकता है, कैसे आपके बच्चों को हेल्दी रख सकता है। उनका सेल्स पिच कभी भी प्रोडक्ट स्पेसिफिक नहीं होता है, इसीलिए कंपैरिजन की बात ही नहीं होती। इसी प्रकार से कुछ ब्रांड है, रोल्स रॉयस कार, आपको पता है बीएमडब्ल्यू और रोल्स रॉयस, उनके 80% पार्ट्स जो है ना एक जैसे हैं, सेम है, और वो 20% में प्राइस डिफरेंस ऑलमोस्ट 10 गुने का है, 5 गुने का है। क्यों? क्योंकि रोल्स रॉयस जो वैल्यू क्रिएट करता है ना, कि मेरे पास रोल्स रॉयस कार है, दैट वैल्यू इज लाइक प्राइसलेस। तो अब मैं उस बात पे आ रहा हूं कि आपको एसआईपी में कैसे वैल्यू क्रिएट करोगे। तो दुनिया जानती है कि किसी भी चीज की वैल्यू क्रिएट करने के लिए जैसे ही उस चीज में इमोशन ऐड हो जाता है, वैल्यू क्रिएट हो जाती है। यू हैव टू ऐड इमोशन। अभी कई लोगों ने कहा सर्विस एडवर्टीज, आप आप क्लाइंट को कैसे सर्विस दे रहे हो, कैसी गाइडेंस दे रहे हो, दीज आर ऑल इमोशनल थिंग्स। आपके समाज में आप कई बार ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर डॉक्टर से आप जुड़े हुए हो, किसी पर्टिकुलर शॉप से जुड़े हुए हो, इमोशन अटैच है। आपके घर पे ऐसी कई सारी पुरानी चीजें पड़ी हैं जिसको आप चाह के भी निकालते नहीं हो। क्यों? उसकी मार्केट वैल्यू कुछ नहीं है, बट फिर भी आप पुरानी गाड़ी है, पुरानी जीन्स है, पुराना शर्ट है, बेचते नहीं हो, क्योंकि आपका इमोशन अटैच्ड है।
वो इमोशन की वजह से उस चीज की वैल्यू प्राइसलेस होती है। तो हमारे फील्ड में हम एसआईपी की वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो एसआईपी की वैल्यू क्रिएट करने के लिए दोस्तों, यू हैव टू ऐड इमोशंस, यू हैव टू लिंक एसआईपी टू दिस लाइफ गोल्स। जब आप एसआईपी बेचते हो तो आप एसआईपी कौन सा दे रहे हो, कौन सा प्रोडक्ट है, इस पे चर्चा आपको नहीं करनी है। आपको पूरा का पूरा जो चर्चा है सेल्स पिच का, इट शुड बी होवर्ड अराउंड द पर्सन्स लाइफ्स गोल, एजुकेशन, मैरिज, बाइंग हाउस। ये सब इमोशंस हैं। एसआईपी एक जरिया है इन इमोशन तक पहुंचने का। एक नदी क्रॉस करनी है, एसआईपी एक ब्रिज है, उस ब्रिज से आप नदी क्रॉस करोगे। हम ब्रिज को सेल नहीं कर सकते। हमको दिखाना है कि आपके उस तरफ आपको नदी है, नदी के उस तरफ आपका मंजिल है, आपको वहां जाना है। बहुत सारे ऑप्शन है, तैर के जाओ, नाव से जाओ, ब्रिज, आप स्टीमर से जाओ, डूबते हुए जाओ, या ब्रिज से जाओ। तो मैं आपको कहता हूं सर, बेस्ट ऑप्शन है ब्रिज से जाओ, बिकॉज वो सेफ है। तो ये ऑप्शंस जो है ना, वो एक जरिया है, प्रोडक्ट है, बट एक्चुअली उसकी जरूरत कहाँ है? उसको उस तरफ जाना है, उस तरफ उसका घर है, उस तरफ उसके अपने हैं, उस तरफ उसकी मंजिल है। तो हमें उसको फोकस मंजिल पे कराना है, ना कि जरिया पे। अगर जरिया पे फोकस कराओगे तो उसका हमेशा वो कंफ्यूज रहेगा, राइट? तो द मोमेंट यू अटैच हिज गोल्स, जब जैसे उसको मंजिल दिखाते हो, वो इमोशन से अटैच होता है। उसके बाद आपको बात करना है ये, क्लाइंट को फॉर एग्जाम्पल दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए 25,000 रुपए महीने दे रहा हूं। कौन सा प्रोडक्ट में दे रहा हूं वो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर, वो फिनोमैटिक डिसाइड करेगा, वो उसका मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमारा मकसद होता है कि डॉक्टर हमें दवाई लिख के दे रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, मेरा लिवर हेल्दी करेगा, मेरा पेट में प्रॉब्लम है सॉल्व करेगा। अब वो कौन से दवाई से कर रहा, वो मेरा फोकस नहीं है। एंड जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन एक फार्मास्यूटिकल वाला बंदा आपको दवाइयों की बातें करता है, लेकिन डॉक्टर्स कभी दवाइयों की बातें नहीं करता, वो प्रॉब्लम्स की बातें करता है, वो इमोशन की बातें करता है। डेंटिस्ट है तो वो दांत में जो प्रॉब्लम है उसको कैसे बड़ा हो सकता है, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो सोल्यूशन की बातें करता है। ये बहुत बेसिक चीज है, बट जनरली ध्यान रखिएगा, किसी भी कॉल पे हमारी ये टेंडेंसी होती है कि हम कहीं ना कहीं प्रोडक्ट स्पेसिफिक हो जाते हैं, हम प्रोडक्ट की बातें करते हैं और क्लाइंट को फोकस ही प्रोडक्ट पे दिलाते हैं। तो अगर उसको प्रोडक्ट ही फोकस वे में प्रोडक्ट ही लेना है, तो आप कैसे वैल्यू ऐड करोगे? फिर तो कहीं से भी ले सकता है। और ये विडंबना है हमारे बिजनेस का कि हमारे पास ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है आज की तारीख में। फिनोमैटिक के पास ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है आज की तारीख में जो आपका क्लाइंट कहीं और से नहीं ले सकता है। वो हर चीज अवेलेबल है, डायरेक्ट है, कोई और डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई और एडवाइजर उसके थ्रू अवेलेबल है, बट फिनोमैटिक जो वैल्यू ऐड करेगा वो उसके पास नहीं है, वो उसको कहीं और से नहीं मिलेगा। इट इज जस्ट लाइक, अगर मुझे टीवी लेना है तो बहुत सारे डीलर हैं, बट मैं एक पर्टिकुलर शोरूम में जाता हूँ, मैं क्रोमा में जाता हूँ, क्योंकि क्रोमा मुझे वो वैल्यू ऐड करता है, मुझे सर्विस देता है, मुझे गाइडेंस देता है, मेरी जरूरतों को पूरा करता है, इसीलिए मैं क्रोमा जाता हूँ। लेकिन अगर मैं टीवी लेने जाऊं तो मैं कहीं से भी ले सकता हूँ, बट मैं क्रोमा में जाके एडवाइस लेने जाता हूँ, एंड आई गेट अटैच टू क्रोमा। You are the you are Phenomatic is that mall. It is the it is Chroma, right? वो जो आप जो क्लाइंट को वैल्यू ऐड करके देता है, और बेस्ट वैल्यू ऐड होता है इमोशन से। सो आपका पहला फोकस है क्लाइंट को इमोशन से, गोल से अटैच करो और उसको अलोकेशन करो। इसको कहते हैं मेंटल अकाउंटिंग। उसके ब्रेन में अलग अलग अकाउंट्स क्रिएट करो कि चिल्ड्रन एजुकेशन, मैरिज, बाइंग हाउस, वेकेशन, रिटायरमेंट, ये सारे अकाउंट्स क्रिएट करो और हर अकाउंट के लिए कुछ कुछ पैसे अलाइन कर दो। अभी फर्ज करो, म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि अगर मान लो आपने किसी आपके क्लाइंट ने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं अलग अलग एसआईपी में, और उसको बीच में जरूरत पड़ गई 2 लाख रुपए की, तो पूरा पोर्टफोलियो देखेगा और देखेगा टाटा का स्मॉल कैप फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इनफैक्ट हो सकता है 40%, फॉर एग्जाम्पल 40% रिटर्न आ गया। तो उसको 2 लाख की जरूरत है, बट लिस्ट में सबसे ऊपर 40 लाख दिखता है ना टाटा का, तो टाटा से 10-15 लाख निकाल ले।
अब वो भी निकाल लिया, आपका भी ईवीएम कम हो गया, जस्ट बिकॉज ही सॉ द गुड गुड रिटर्न। उसको अच्छा दिखा, निकाल लिया। उसको जरूरत 5 की थी, और आपके पूरे पोर्टफोलियो में सबसे अच्छा परफॉर्मिंग जो फंड था, उसी में से पूरा पैसा निकाला, और जो खराब परफॉर्म कर रहा उसको टच भी नहीं किया। तो इट इज लाइक रोहित शर्मा ने सेंचुरी मारी, उसको अपने टीम से निकाल दिया, और विराट कोहली ने कुछ रन नहीं स्कोर किया, उसको अपनी टीम में रख दिया। इट इज जस्ट लाइक दैट। अब इसको हम दूसरा सिनेरियो देखते हैं कि आपने क्या किया, उसको सिर्फ बताया कि 25,000 एजुकेशन में, फिर कुछ मैरिज में, कुछ घर खरीदने में, वेकेशन में, रिटायरमेंट में, और सब में आपने उसका टाटा का स्मॉल कैप दिया हुआ है। अब उसका जरूरत पड़ती है मान लो बीच में 4 लाख रुपए की, तो वो कहता है कौन से अकाउंट को हाथ लगाएगा? अगर मान लो मुझे विड्रॉल करना है आपके क्लाइंट 4 लाख रुपए, और आपने उसके ब्रेन में ये 5 अकाउंट क्रिएट करके रखे हैं, तो दोस्तों बताइए मुझे, उसको अगर जरूरत पड़ गई इमरजेंसी में, तो कौन से अकाउंट से पैसे निकालेगा? वो अगर आपको कहेगा कि मुझे पैसे निकालने, तो आप उसको बोले अच्छा कौन सा अकाउंट को हाथ लगाऊं, तो कौन से अकाउंट को हाथ लगाने? एजुकेशन अकाउंट को, मैरिज अकाउंट को, बाइंग हाउस को, वेकेशन या कार खरीदने को, या रिटायरमेंट? किसको डिस्टर्ब करेगा? जस्ट राइट इन चैट एनीबडी। ओके, आपको लगता है दादा इमोशन को, इमोशनल एजुकेशन को वो टच करेगा? उसको इमरजेंसी होगी, कार, राइट, कार, वेकेशन, फैंटास्टिक। तो एग्जैक्टली यही करेगा। लोग जब अपने इमोशन से अटैच कर दिया है, तो वो एजुकेशन, मैरिज, रिटायरमेंट, इसको टच नहीं करेगा। कहेगा कि चलो कार में हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो वो सिर्फ आपको बोलेगा मेरे कार वाले अकाउंट में दिखाओ कितना पैसा गया है। तो देखिएगा उसमें 50,000 रुपए टाटा का स्मॉल कैप में है, 50,000 कहीं और है, 2-4 फंड में है, उसको 2 लाख रुपए चाहिए। तो वो बोले ठीक है, टाटा का स्मॉल कैप से 50 निकाल दे, और 50-50 दूसरे फंड से निकाल दे। तो आप समझो, बाकी जो अकाउंट में आपने जो पैसे डाल के रखे हैं, 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए टाटा का स्मॉल कैप में, वो पैसा नहीं निकलेगा, और वो वैसे ही ग्रो करेगा। और वो जरूरत में सिर्फ 50,000 निकाला। वही आपने अगर पूरा पोर्टफोलियो दिखाया होता, तो पूरा का टाटा का स्मॉल कैप से निकाल लिया होता। जो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है उसी को पनिशमेंट मिलता। ये तरीका है, अगर आपने ऐसे डिवाइड करके उसका इन्वेस्टमेंट कराया, और उससे आप पूरा कम्युनिकेशन ऐसे ही रखिए कि आपने रिटायरमेंट में सर, आप कौन से अकाउंट से पैसे निकालोगे, एक्स्ट्रा पैसा आ गया कौन से अकाउंट में डालना चाहोगे? ट्रीट ऑल दीज एज हिज बैंक अकाउंट्स, और हर नया फ्लो को एक एक अकाउंट में डालिए, और विड्रॉल भी अकाउंट वाइज निकालिए। आप देखिएगा इसकी वजह से वो लंबे समय तक जुड़ा रहे। थोड़ा बहुत मान लो पैसा विड्रॉ होगा भी, तो वेकेशन अकाउंट से होगा, बट एजुकेशन, मैरिज एंड ऑल दीज थिंग्स विल स्टिक अराउंड। प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आपका प्रोडक्ट कमजोर होता है, प्रोडक्ट अगर कमजोर मतलब रिटर्न वाइज अगर कमजोर होता है, तो हम ये तरीका अपनाते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट, इट्स अ गुड प्रोडक्ट, मैं मना नहीं करूंगा, लाइफ इंश्योरेंस खराब चीज नहीं है, हर चीज अच्छा है। बट रिटर्न वाइज लाइफ इंश्योरेंस में आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न की उम्मीद नहीं कर सकते। 3.5-4% का आयरर आता है, पर आपको पता है वहां रिटर्न्स के बेसिस पे आप नहीं बेच सकते हो। तो आप लाइफ इंश्योरेंस कैसे बेचते हो? आप इसी प्रकार बेचते हो। एक रिटायरमेंट फंड होता है, एक एजुकेशन प्लान होता है, एक हाउस प्लान होता है, एक मैरिज प्लान होता है। आपने क्या करते हो, जस्ट उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी समझो। रिटायर इंश्योरेंस कंपनी की, वो क्लाइंट के ब्रेन में ये अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, ये मेंटल अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, और सारे इन्वेस्टमेंट को उससे लिंक करते हैं। तो आदमी कर्ज ले लेगा, कुछ भी कर लेगा, बट वो अपनी बेटी की प्लान के लिए जो, शादी के लिए जो प्लान शुरू किया है, उसको डिस्टर्ब नहीं करता है। This is exactly you have to do in SIP also, and nobody does that. If somebody does that, जो ऐसा करते हैं, बिलीव में इसी ग्रुप में 113 लोग सुन रहे हैं मुझे, 113 लोगों में ऐसे कई लोग होंगे जो ये करते हैं, और उनकी आई एम श्योर एवरेज SIP टेन्योर ज्यादा होगी। बट जो ऐसा नहीं करते हैं, उनका कम होता है, राइट? सो म्यूचुअल फंड में प्रॉब्लम क्या है? अनलाइक लाइफ इंश्योरेंस, हमारा प्रोडक्ट जब मजबूत होता है ना, प्रोडक्ट स्ट्रांग है, रिटर्न्स अच्छे हैं, तो हम प्रोडक्ट फोकस सेंट्रिक सेल्स करते हैं। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में जब प्रोडक्ट कमजोर है, तो हम इमोशन सेंट्रिक सेल्स करते हैं। अगर हम लाइफ इंश्योरेंस बेचने वाला तरीका SIP में लगाएं, तो SIP से बढ़िया कोई प्रोडक्ट नहीं है। लंबे समय में इससे बेहतरीन रिटर्न कोई नहीं दे सकता, लंबे समय में इससे बेहतर वेल्थ कोई नहीं क्रिएट कर सकता है।
नाउ एसआईपी जब बेचते हैं तो एक अभी आप ट्रेंड देखिए इंडिया में क्या हो रहा है कि ओवर द इयर्स आज भी हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग बैंक एफडीज में ही पैसे रखते हैं। बट कुछ सालों में ये देखा गया है कि बैंक एफडीज का परसेंटेज कम होता जा रहा है और वो पैसा शिफ्ट हो रहा है एडवाइजरी बिजनेस में, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, म्यूचुअल म्यूचुअल फंड हो, एआईएफ हो, पीएमएस हो, इन सब में वो जा रहा है वो पैसा। लेकिन जब इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका क्लाइंट एक्सपेक्ट क्या करता है कि वो 12-12% रिटर्न आएगा। अगर आपने उसको कहा कि आपको 12% रिटर्न आएगा 5 साल में, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि 12% का लीनियर रिटर्न आएगा। बट रियलिटी क्या होती है कि आपको नॉन लीनियर रिटर्न्स आते हैं। और आपका रोल एज अ एडवाइजर सबसे महत्वपूर्ण है कि 2 साल अगर उसको नॉन लीनियर रिटर्न आए, नेगेटिव आए, तो आपको वहां उसको गाइड करो कि रुके रहो सर, आपको 2 साल आया, नेगेटिव आया या पॉजिटिव आया, जो भी आया, तो उससे आप शिफ्ट करके एफडी में मत चले जाओ, क्योंकि वहां वो 7-7% मिलेगा तो भी आप 5 साल में आपका एवरेज रिटर्न 3.6 ही रहेगा अगर आपने उसको होल्ड करा लिया। और एज अ एडवाइजर आपका यही काम है। अब एसआईपी में नॉर्मली देखा गया क्या है कि हम जब किसी से बातें करते हैं तो मुझे कई सारे पार्टनर्स ये कहते हैं कि सर जब मार्केट्स डाउन होता है हम क्या कहें, हमें हमें डर लगता है, क्लाइंट को फोन करके क्या कहें, क्लाइंट क्लाइंट वैसे ही डिप्रेस रहता है और इसकी वजह से तो आप फोन नहीं करोगे तो वैसे भी वो डिप्रेस रहेगा और पैसे निकाल लेगा, आपको बताएगा फिर। सो एक कम्युनिकेशन, आपको जब क्लाइंट से आप एसआईपी करते हो, कम्युनिकेशन आपको चेंज करना पड़ेगा, बदलाव आप कैसे कम्युनिकेट करते हो इसी में पूरा गेम चेंज हो जाता है। सो आमतौर पे इसको मानसिकता समझिएगा हमारी। आमतौर पे अगर हम एक फोन लेने जाते हैं बाजार में तो हम उसको पैसे देते हैं और फोन लेके आते हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि हम कुछ खरीद के आए हैं, हम कुछ लेके आए हैं। ये आम परचेजिंग भावना में है। म्यूचुअल फंड में भी यही होता है कि हमने जब पैसे दिए एसआईपी के तो हम एक्चुअली यूनिट्स खरीदते हैं। वी बाय यूनिट्स एवरी मंथ विद सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी वी पे, वी कीप ऑन बाइंग यूनिट्स। बट इस फील्ड में इंडिया का जो ट्रेडिशनली जो मानसिकता है, वो आपका क्लाइंट क्या सोचता है कि हम मैं पैसे दे रहा हूं। वो भूल जाता है कि एक्चुअली वो यूनिट्स पा रहा है, वो यूनिट्स उसके घर आ रही है, वो भूल जाता है। उसको लगता है हर महीने मेरा इतना कट रहा है, हर महीने मैं इतना दे रहा हूं, और ये लॉस वाली फीलिंग आती है। और जिस महीने मार्केट डाउन होता है उसको क्या लगता है कि यार लॉस हुआ है मेरा। लॉस बहुत चुभता है, लॉस अवर्जन कहते हैं इसको बिहेवियर फाइनेंस पे। वो बहुत चुभता है। जो मानसिकता है ना कि मैं दे रहा हूं और मार्केट डाउन है, मतलब एक इसका मतलब एक घर में आग लगी और वहां भी मैं कुछ ना कुछ डाल रहा हूं तो मेरा पैसा डूब रहा है। ये वो समझे जो भी है, बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड जब मार्केट टूटता है ना, उसके दिमाग में, जहन में ये बात कि मैं पैसे दे रहा हूं और मार्केट में आग लगी। इट इज लाइक मैं उस घर में सामान रख रहा हूं, उस घर में आग लगा। आपको इसको चेंज करना है। चेंज कैसे होगा? नेगेटिव कम्युनिकेशन को पॉजिटिव कम्युनिकेशन करना है। ये कैसे होता है कि एवरी मंथ कीप कम्युनिकेटिंग हिम कि सर इस महीने आपको इतने यूनिट्स मिले, इस महीने आपको इतने यूनिट्स मिले। तो जैसे मैंने कहा था, मैं फोन लेने गया हूं और मैं फोन लेके आता हूं, तो मैं ये नहीं सोचता हूं मैंने उसको पैसे दिए, मैं ये सोचता हूं मैंने मुझे फोन मिला। उसी प्रकार से आप क्लाइंट को कम्युनिकेट कीजिए कि सर आपको इतने यूनिट्स मिले, एवरी मंथ यू हैव बीन गेटिंग सो मेनी यूनिट्स। तो जब मार्केट डाउन होता है तो आप उसको कम्युनिकेट करो, सर मुबारक है, मुबारक हो, इस महीने यू गॉट मोर यूनिट्स, आपको ज्यादा यूनिट्स मिले। अंडरस्टैंड इवेंचुअली उसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स एक्यूमुलेट करे। The only objective he has is to accumulate more and more units by the time he reaches his goal. सो जब मार्केट टूटता है तो वो उसकी स्पीड बढ़ जाती है ना, क्योंकि इट इज लाइक मार्केट फ्लैट ट्रैक था, अभी वो रोड नीचे हो गया है, डाउन हो गया है। डाउन में गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, एक्चुअली यू आर गेटिंग मोर एंड मोर यूनिट्स। दिस यू हैव टू कम्युनिकेट टू हिम। उसको कम्युनिकेट कीजिए कि सर इस महीने मार्केट डाउन था, आप लकी हो, आपने ज्यादा यूनिट्स लिए हैं। बिलीव मी दोस्तों, अगर आपने साल भर 6 6 महीने 12 महीने ऐसे कम्युनिकेशन किया ना, आपके क्लाइंट को आदत लग जाएगी। जब भी मार्केट
टूटेगा। और मैंने महसूस किया है, जब भी मार्केट टूटेगा वो आपको फोन करेंगे कि भाई इस महीने टॉपअप कर दो क्या, ज्यादा यूनिट्स मिल रही है। तो आप नेगेटिव जो माइंडसेट है उसको आप पॉजिटिव कम्युनिकेशन कीजिए, एंड कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एसआईपी। एसआईपी में 90% एसआईपी जो बंद होते हैं विद लैक ऑफ कम्युनिकेशन, या तो कम्युनिकेशन सही नहीं है या फिर गलत कम्युनिकेशन। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मॉर्गन हाउसल भी कहते हैं कि जो वेल्थ क्रिएशन का बिजनेस है ना, ये पूरा बिहेवियर पे डिपेंड करता है। आप अपने क्लाइंट का बिहेवियर कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हो, इसी पे डिपेंड करता है कि वेल्थ क्रिएशन होगा। नॉलेज देके यू कांट, आपको फिनोमेटिक सेमिनार कराएंगे, मैं यहाँ पे अल्फा बीटा गामा शार्प रेशियो टेंडर रेशियो सारे रेशियोज की बात करूं, आपको पूरा मार्केट का मैक्रो इकोनॉमी समझा दूं, आप सेम चीज जाके अपने क्लाइंट को बता दोगे ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसके बिहेवियर को कितना इन्फ्लुएंस कर रहे हो, इसी से उसका हेल्थ सुधरेगा, फाइनेंशियल हेल्थ। जस्ट लाइक डॉक्टर्स बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड करते हैं, पूरे दुनिया में घूम के करते हैं। हर सेमिनार में बड़े बड़े साइंटिस्ट को सुनते हैं। तो क्या वो वापस आके अपने क्लाइंट को पूरा सुनाते हैं? क्या नहीं सुनाते। और ये उनसे एक्सपेक्टेड भी नहीं है। ये इंफॉर्मेशन नॉलेज डॉक्टर्स के लिए है। उनका काम है क्लाइंट को सिंपल तरीके से, उसको क्लाइंट को पैनिक नहीं होने देना और उसको इन्फ्लुएंस करना कि भैया ये काम रोज करो, आप आओ चेकअप कराओ, दवाइयां लो, एक्सरसाइज करो, योगा करो। आपका काम क्लाइंट के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना है। दैट इज द ओनली रीजन। अगर इंफॉर्मेशन का काम होता दोस्तों, तो सभी एएमसी, सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अपना काम खुद कर लेते, एडवर्टाइजमेंट देते, काम हो जाता। काम ही है, हमें आपकी जरूरत इसलिए है क्योंकि आप इन्फ्लुएंस करो, आपके पास वो पावर है। एक डॉक्टर एक बच्चे को समझाएगा, समझा सकता है, लेकिन उस बच्चे को इन्फ्लुएंस उसका बाप, उसके माँ बाप ही कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें आपकी जरूरत है। एसआईपी सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। एसआईपी का एक ही, मैं फिर से कहता हूं, एसआईपी का एक ही ऑब्जेक्टिव है, क्लाइंट के, इन्वेस्टर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना। दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ एसआईपी। तो आप इसको उसी तक सीमित रखिए कि एसआईपी बेचते समय नॉलेज मत दीजिए बहुत ज्यादा। मोटा मोटी थंब रूल तो नहीं है, बट मोटा मोटी एक रखिए कि अगर 10 साल से ऊपर का लक्ष्य है तो स्मॉल कैप मिड कैप में डलवाइए। अगर आपको 5 से 10 साल का है तो मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप में एसआईपी कराइए। 5 से कम साल का अगर हॉराइजन है तो फिर आप पैफ या लार्ज कैप में करा सकते हैं। लेकिन उसको एसआईपी में वेल्थ क्रिएशन करने के लिए सही बिहेवियर, मतलब जब मार्केट अप है तो भी इन्वेस्टमेंट करते रहे, डाउन है तो भी करते रहे। क्योंकि अगर आप नॉलेज दोगे ना तो क्लाइंट का पिरामिड कुछ इस प्रकार बनेगा। ये उल्टा है। और ऐसे पिरामिड को कोविड का हल्का सा झटका लगेगा दोस्तों तो वो गिर जाएगा। तो क्योंकि इसका बेस ही कमजोर है, बिहेवियर कम। नाउ, बहुत नोन फैक्ट है कि इन 5 चीजों में एक भी चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। रिटर्न्स, इन्फ्लेशन, जियोपॉलिटिक्स, मार्केट वोलाटिलिटी, डिसरप्शंस, नथिंग इज अंडर आवर कंट्रोल। हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली जो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, नए फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, इवन क्लाइंट्स, वो इनकी बारे में बातें करते हैं। तो समझ रहे हो कि आप, हर कोई वो बातें कर रहा है जो उसके कंट्रोल में ही नहीं है। और इससे वेल्थ क्रिएट नहीं होता है। वेल्थ क्रिएट होता है इन चीजों से। इनमें थोड़ा बहुत हमारा कंट्रोल है, बिहेवियर क्या है, पोर्टफोलियो कैसा बनेगा, रिस्क कितना लेना है, कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना है, इन चीजों पे थोड़ा आपका कंट्रोल है। पर इस पे कोई बात ही नहीं करता है। एसआईपी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एसआईपी इन बातों पे डिपेंड करता है। एसआईपी में वेल्थ क्रिएशन इन बातों पे डिपेंड करता है। लेकिन इस पे अनफॉर्चुनेटली नोबडी टॉक्स अबाउट। और अगर आप ताकत देखोगे एसआईपी की, तो दो ताकत है एसआईपी का। एसआईपी चलते रहना चाहिए और एसआईपी में टॉप अप होना चाहिए। वीकनेस क्या है? एसआईपी रोक देना और समय समय विड्रॉ करना। अब हमने बहुत सारा एसआईपी के बारे में बहुत उपमा देखी है, बहुत एग्जांपल्स देखा है कि एसआईपी में वेल्थ क्रिएशन लंबे समय पे होता है। इट इज लाइक पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इट इज लाइक चाइनीज बैम्बू। या आप जमीन में उसका जो बांस होता है ना, चाइनीज बैम्बू, सुंदर बन के काटे, बहुत सारे बांस होते हैं। उसको आप जमीन में अगर डालोगे तो निकलने में टाइम लेता है, वक्त लेता है, 1 महीने 2 महीने, शायद बहुत टाइम लेता है। और एक बार जब वो निकलता है चाइनीज बैम्बू, तो इतनी दूर जाता है जहां तक कोई आम या शीशम का पेड़ सपना में भी नहीं सोच सकता।
एसआईपी वही है, निकलने में टाइम लेगा। देखिए शुरू में आर्क में टाइम लेता है, शुरू में पैसा बनाने में टाइम लगता है, बट एक बार वक्त हो जाता है तो एसआईपी पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से बहुत पैसा ग्रो। हम एक और गलती करते हैं, हम क्लाइंट को बोलते हैं ठीक है 20 साल 25 साल इन्वेस्ट करो, बट म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इसमें क्लाइंट को लिक्विडिटी रहता है, कभी भी पैसे निकाल सकते हैं। और इसकी वजह से जब उसको लिक्विड पैसा दिखता है, और आज की तारीख में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बहुत स्ट्रांग है, लोगों को जहां पैसा दिखता है लोग वहां से निकालते हैं। तो क्या होता है कि आपका क्लाइंट एसआईपी चालू तो रखता है बट समय समय पर विड्रॉ करता है, और जैसे वो पहली बार विड्रॉ करता है अपने वेल्थ कर्व से गिर जाता है, जहां पहुंचना था वहां से वो भटक जाता है। प्रॉब्लम ये है कि वो कई बार विड्रॉ करता है, सिंपल सिंपल कारण से। नया मोबाइल फोन लॉन्च हुआ है, मुझे मोबाइल फोन चेंज करना है, मुझे एसी ठीक कराना है, मुझे यहाँ जाना, ये खरीदना वो खरीदना, शॉपिंग करनी है, 10,000 15,000 निकालता रहता है। और ये 10-15 हजार का इम्पैक्ट बहुत ही जबरदस्त होता है। आप कैलकुलेट करके देखिएगा कि अगर कोई 20 साल का लड़का, 20 साल का बंदा, अगर 2 साल में उसने 10-10 हजार की एसआईपी दी, 15% रिटर्न के हिसाब से उसकी वैल्यू होती 270। उसने मान लो एसआईपी शुरू किया था रिटायरमेंट के लिए, और अगर उसने 20,000 निकाल लिया, कहा कि मैंने 240 दिया है, मैं 20,000 निकाल लेता हूँ, 270 वैल्यू होगी। अगर वो नहीं निकालता तो ये 20,000 उसके रिटायरमेंट में 41 लाख रुपए के बराबर। और उसको क्या लगता है कि मैं 20,000 तो निकाल रहा हूँ, बट आपको उसको समझाना होगा कि आप, तुम 20,000 नहीं निकाल, तुम अपने रिटायरमेंट में से 41 लाख रुपए निकाल। तो द क्लाइंट विल टॉक अबाउट द परसीव्ड लॉस कि मुझे एक्चुअली सिर्फ 20,000 तो निकाल रहा हूं, बट आप उसको दिखाओ दिखाओ कि तुम अपने गोल में 41 लाख का होल आ रहा है तुम्हारा। वो ये लॉस की बात करेगा दोस्तों, आप एक्चुअल लॉस की बात करो, तब उसको बड़ा दिखेगा, तब वो डिस्करेज होगा पैसा विड्रॉ करने से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विड्रॉल इज अ बिगेस्ट चैलेंज, ये दोनों का प्रॉब्लम है। उसका भी पैसा नहीं बनेगा दोस्तों, आपका एयूएम भी नहीं बनेगा। यू गिव एनी एग्जाम्पल, आप सोचो, अगर आपने उसको आज 20,000 निकालने दे दिए, तो आज से 25-30 साल बाद आपके एयूएम में सीधा 41 लाख का नुकसान है। और ऐसे 20-20 हजार वो कई बार निकालेगा अगर आपने उसको रोका नहीं, अगर उसको अपने इम्पैक्ट नहीं समझाया। एंड दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ विड्रॉल। तो एसआईपी में एक तो सही बात है कि एसआईपी चलते रहना चाहिए, इस पे आपको ध्यान देना है। दूसरा आपको ये भी ध्यान देना है कि बंदा, क्लाइंट आपका समय समय पे निकाले नहीं। एसआईपी बंद करना तो और भी खतरनाक। कई लोग बंद कर देते हैं, वो और भी खतरनाक है, बिकॉज आप तो मंजिल से भटक गए। उदाहरण देता हूँ, टाटा का एक फंड है, एक टाटा, मैंने एक उदाहरण के लिए टाटा लिया। I mean, Phenomatic is the right place. You can have example of any company, but I being in Tata can give you an example of Tata only. कि कोई 10,000 की एसआईपी करता था, 2009 में शुरू किया होता, और 2000, सॉरी 2000 में, सन 2000 में 10,000 की एसआईपी शुरू किया होता, सन 2009 में अगर वो बंद कर दिया होता, उसके अकाउंट में 54 लाख होते। लेकिन अगर वो एसआईपी बंद करता लेकिन पैसा विड्रॉ नहीं करता, तो 2023 में उसके अकाउंट में 2.91 करोड़ रहते। लेकिन एसआईपी भी चालू रखता और पैसे भी चालू रखता, तो 2003 में उसके अकाउंट में 3.42 करोड़ रहते। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो एसआईपी बंद करना मतलब कहाँ 54 लाख, कहाँ 3.5 करोड़, इतना बड़ा फर्क है। बंद एसआईपी से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दोनों को, आपको भी और आपके क्लाइंट को भी। क्योंकि आपका रेवेन्यू और क्लाइंट का एयूएम दोनों दोस्तों, ओके, आपका रेवेन्यू और क्लाइंट का एयूएम दोनों पहले 10 सालों में, सॉरी, पहले 10 सालों में सिर्फ 18% बनता है। मतलब अगर 20 साल एसआईपी चलती है, तो पहले 10 सालों में आपको सिर्फ 18% ऑफ द टोटल रेवेन्यू मिलता है। 11 से 20 साल के बीच में आपको 82% मिलता है। तो आपकी एक्चुअल कमाई 11 से 20 साल के बीच में, क्लाइंट का भी एक्चुअल एयूएम 11 से 20 साल में आता है। बट अगर आपने एफर्ट नहीं डाला, उसको उसके मंजिल से अटैच नहीं किया, तो वो पहले 10 साल में ही पैसे निकाल लेता है। दोनों का नुकसान होता है, आपका भी आपके क्लाइंट का भी। और
डेटा कहता है कि अगर वो 10 साल रुकता है तो एक्चुअली वो देखता है कितना ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग उसको एहसास होता है। जब एहसास होता है तब जाके वो 11 12 15 मैंने कई सालों तक रखता है। शुरू में उसको एहसास नहीं होता है। तो आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि आप बात, जो मैंने शुरू में भी कहा था, कि कैसे कम्युनिकेट करते हो, आप बात को कैसे रखते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट। अभी उदाहरण देता हूं कि अगर आपको दो ऑप्शन दिया जाए कि एक जैम है जो 20% फैट के साथ है, एक जैम है जो 80% फैट फ्री है, आपको ऑप्शन दिया जाए डाइटिंग कर रहे हो तो कौन सा चुनोगे? आई एम श्योर यहाँ पे मैक्सिमम लोग, पीपल विल गो फॉर 80% फैट फ्री, क्योंकि वो अट्रैक्टिव दिख रहा है। जबकि दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि 80% फैट फ्री जो है उसमें 20% फैट है, और 20% फैट वालों में 80% फैट फैट फ्री है। बट अट्रैक्टिव, बात रखा कैसे गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मैं कहता हूँ हमेशा, एक मॉन्क गया था परमिशन लेने अपने बॉस के पास स्मोकिंग का, तो कहा, कैन आई स्मोक? क्या मैं स्मोकिंग करते करते पूजा कर सकता हूँ? बॉस ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। दूसरे ने बोला, सर मैं पूजा करते समय स्मोकिंग कर सकता हूँ, सॉरी, पहला कहता है कि मैं पूजा करते समय स्मोकिंग कर सकता हूँ, उसको परमिशन नहीं मिली। दूसरा कहता था, मैं स्मोकिंग करते समय पूजा कर सकता हूँ, उसको परमिशन मिल गई, कहा तुम कभी भी पूजा कर सकते हो। तो आप बात को कैसे रखते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, कि कई बार क्या होता है कि लोगों को लगता है कि एफडी में 7% मिलता है और इक्विटी में रिस्क रिस्क लेके 12% मिलता है। 7 और 12 में एक्स्ट्रा रिस्क क्यों लूं? चलो 10% देता है, मान लो एफडी में पैफ में 10% मिलता है, तो एक्स्ट्रा रिस्क क्यों लूं? 3% के लिए एक्स्ट्रा रिस्क क्यों लूं? तो 30 साल का आदमी है, 10,000 के एसआईपी करता है, 12% और 15% में उसको फर्क दिखता है 3%। तो क्योंकि आप 3% दिखा, तो 3% के लिए शायद वो रिस्क नहीं लेता है। रिस्क आदमी, ये इंसानी फितरत है, लॉस अवर्जन कहता है कि आदमी, इंसान तब रिस्क लेता है जब रिवॉर्ड बड़ा मिलता है। तो आपको उसको 3% का फर्क दिखाओगे ना, कि इक्विटी में 10 मिल रहा है, एफडी में 7 मिल रहा है, 3% के लिए वो किक नहीं आएगा। उसको आप उसके लक्ष्य में दिखाओ कितना फर्क पड़ता है। कि 3%, आप 12% पे इन्वेस्ट करोगे तो आपका 3.5 करोड़ बनेगा, लेकिन 15% पे इन्वेस्ट करोगे तो आपका 7 करोड़ बनेगा। तो 12 और 15 में 3% का फर्क नहीं, 100% का फर्क है। 7 और 12 में 3% का, 5% का फर्क नहीं, 300% का फर्क है। तो जितने कम समय में दिखाओगे, देखो शुरू में आपको दिख रहा है कंपाउंडिंग में ज्यादा फर्क नहीं आता है, कम शुरू में फर्क नहीं होता, लॉन्ग टाइम में फर्क मिलता है। तो आपको जब भी फर्क दिखाना है, लॉन्ग टर्म में ही दिखाना। बिलीव मी, ऐसे ही लाइफ इंश्योरेंस बिकता है, होल लाइफ प्लान्स वगैरह जो बिकते हैं, वो कभी भी 4 साल 5 साल में रिटर्न्स नहीं दिखाते, वो हमेशा आपको 40 साल 50 साल का रिटर्न दिखते हैं। बिकॉज लॉन्ग टर्म में पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से चीजें दिखती है। तो आप बात को पोजीशन कैसे करते हो एसआईपी बेचते समय, वो बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, 12 और 15 में 3% का फर्क नहीं दोस्तों, 100% का। तो आप अगर रिस्क को बढ़ाओगे 3% से, तो आपका कॉर्पस पे इम्पैक्ट 100% पड़ेगा। फिर दूसरा है कि एसआईपी, मान लो 25,000 का एसआईपी करते हो, तो शुरू में 5-10 साल में उतना फर्क नहीं आता, आप देखिए उतना फर्क नहीं आ रहा है, बट मेन फर्क शुरू होता है 20-25 साल के बाद। हर 5 साल में डबल होता है कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और डिफरेंस भी 12% और 15% का बढ़ता जाता है। 30 साल के बाद 3 गुना हो जाता है। 5 साल में देखिए 12% और 15% में कितना फर्क है, 14-15 हजार का। लेकिन 30 साल में 12% और 15% में कितना फर्क है, ऑलमोस्ट डबल का। 35 साल में भी ऑलमोस्ट डबल का। ये है आपका डिफरेंस। रिस्क के बदले रिवॉर्ड ये होता है। लास्ट चीज मैं बताना चाहता हूं कि आप जब एसआईपी करते हो, तो प्लीज 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 किसी भी क्लाइंट की एसआईपी कराओगे, डोंट सेल एसआईपी विदाउट टॉप अप। बिकॉज हर साल उनकी इनकम बढ़ती है, हर साल नया एसआईपी लेने जाओगे, वो 1 साल का रिटर्न देखेंगे, एंड दैट विल डिस्करेज हिम फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन न्यू एसआईपी। लेकिन आज वो वादा करते हैं कि मैं अगले साल बढ़ा दूंगा। जिस वक्त वो वादा करते हैं, उसी समय उनसे एसआईपी का, फ्यूचर एसआईपी का टॉपअप का कंट्रीब्यूशन ले लीजिए, कमिटमेंट ले लीजिए। कह दीजिए कि अगले साल सर अगर आपको नहीं करना है, आप फोन करके बंद कर दीजिएगा। बिलीव मी, कोई बंद नहीं करता है, और एसआईपी टॉपअप के साथ चलती जाती है।
इससे दोनों का फायदा होता है, आपका भी और क्लाइंट का भी। कि अगर कोई 25,000 की एसआईपी करता है 20 साल के लिए, तो 60 लाख देता है और उसका रिटर्न्स आता है 82 lakhs। लेकिन अगर वो सालाना अपनी एसआईपी 1,000 रुपए से भी बढ़ाता है, तो उसका 20 साल में कॉर्पस जो है वो 4 गुना बढ़ जाता है। और सॉरी, सेविंग्स 4 गुना बढ़ जाती है और आपका कॉर्पस भी 4 गुना बन जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। एसआईपी में ये इन बातों का ध्यान रखिए। अब जो लोग ऑलरेडी रिटायरमेंट के एज पे आ चुके हैं, या इवन आज की तारीख में कई लोग 40 साल के मिलते हैं जो कहते हैं कि मैं एक बार में पैसे दूंगा और हर महीने पैसे निकालूंगा, तो ऐसे लोगों को आप एस डब्ल्यू पी दीजिएगा, जो एसआईपी का उल्टा होता है। जैसे कि एसआईपी में पैसे हम एक्यूमुलेट करते हैं, एसडब्ल्यू पी में पैसे विड्रॉ करते हैं। ये एसडब्ल्यू पी इज ऑल्सो ऑप्शन। अगर मैं आपको दो प्रोडक्ट बताऊं, जिसमें एक प्रोडक्ट है कि 2 करोड़ रुपए डालो, हर महीने आप 35,000 लो और 20 साल में 6 करोड़ रुपए लो। एक ऑप्शन है 2 करोड़ डालो, हर महीने 35,000 लो, 20 साल बाद 6 करोड़ रुपए लो। दूसरा ऑप्शन है 2 करोड़ डालो, हर महीने लाख रुपए लो और 20 साल बाद 12 करोड़ लो। जाहिर सी बात है दूसरा ऑप्शन बेहतर हो रहा है। दूसरा ऑप्शन जो है वो है SWP, टाटा के बैलेंस एडवांटेज फंड में अगर आप करोगे, तो हर महीने आप लाख रुपए विड्रॉ कर सकते हो, 20 साल बाद फिर भी वैल्यू ऑफ 11 करोड़ 89 लाख के आसपास होती है। प्लस आपके पास लिक्विडिटी है, आप कभी भी बंद कर सकते हो, विड्रॉ बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। पहला प्रोडक्ट जो था वो रियल एस्टेट था, कि आपने 2 करोड़ का फ्लैट लिया, हर महीने 35,000 का आपका किराया। ये पावर है फाइनेंशियल। प्लस आपका इसमें नॉमिनेशन वगैरह का झंझट है नहीं, लिक्विडिटी आपके पास है, ऑल दोस थिंग्स। नाउ लास्ट चीज बताना चाहता हूँ, एसआईपी का टाइमिंग। कुछ फैक्ट्स देख लीजिए। कई लोग ऐसा कहते हैं कि एसआईपी कब शुरू करें, अभी मार्केट ऑल टाइम। तो हम 2000 से डेटा निकालते हैं। 2008 के पीक पे किसी ने एसआईपी शुरू की होती, जब मार्केट 21,000 पे था, किसी ने एसआईपी शुरू की होती, उसका रिटर्न बनता 12.5952%। लेकिन कोई मार्केट जब टूटा था, 2008 पे आ गया था, 2008 पे जब 21,000 से मार्केट टूट के 8,000 पे आ गया था, उस समय किसी ने शुरू किया होता, तो उसका रिटर्न आता 12.59। कोई अगर डेली एसआईपी करता होता, उसका रिटर्न बनता 14.5। कोई अगर वीकली करता उसका भी 14.5 बनता, तो मंथली करता उसका भी 14.5 बनता। कई लोग आपको ये मिलते हैं कि एसआईपी का मार्केट गिरा नहीं गिरा, कब शुरू करें। तो एक डेटा कहता है कि अगर कोई ऐसा लकी होता कि अनलकी आदमी होता कि महीने का हर वो अनलकी दिन में इन्वेस्ट करता, मतलब जिस दिन मार्केट चढ़ा उसी दिन इन्वेस्ट करता, तो उसका रिटर्न बनता 14.1%। लेकिन कोई बंदा बहुत लकी दिन में महीने का हर वो जिस दिन मार्केट टूटा उस दिन इन्वेस्ट करता, उसका रिटर्न बनता 14.7। और एक बंदा जो ना लकी था ना अनलकी था, हमेशा इन्वेस्ट करते जाता, उसका रिटर्न बनता 14.4%। तो आप अगर टाइम करोगे मार्केट से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमेशा इन्वेस्ट करते रहो, रिटर्न्स आपको ऐसे आते हैं। डेटा कहता है कि 10 साल से ऊपर अगर किसी ने एसआईपी रखा है, तो 100% टाइम्स उसका पॉजिटिव रिटर्न आया है। और 99% टाइम्स, कोई भी 10 साल निकाल लीजिए, 99% टाइम्स रिटर्न उसका एफडी से ज्यादा रहा है, मतलब 8% से ज्यादा रहा है। कई बार लोग कहते हैं कि एसआईपी शुरू में नहीं चलता है, तो डेटा कहता है कि अगर पहले 5 साल में किसी एसआईपी का रिटर्न 8% से ज्यादा आता है, तो अगले 5 साल में उसका 18%। और किसी किसी का अगर पहले 5 साल में रिटर्न 8% से ज्यादा आता है, तो अगले 5 साल में 14% आता है। तो ये इवन आउट हो जाता है 10 साल में। एसआईपी का यही सर्कल है, राइट? सो दिस इज ऑल आई हैड टू शेयर फ्रेंड्स। Mutual fund investments are subject to market risk. Please read the offer document carefully before investing.